हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th वाला लेक्चर। और आज की क्लास थोड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। थोड़ी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे थोड़ा डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है 5 से 6 दिन का। और 5 से 6 दिन मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टडी अनकंटिन्यू हो, वो कंटिन्यू होती रहे तो अच्छा है, क्योंकि स्टडी या किसी भी काम का कंटिन्यू होना ज़रूरी है। तो हम अभी कुछ दिनों तक इस प्रकार के वीडियो लेक्चर अटेंड करेंगे और ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्नस्ट इक्वेशन, है ना। नर्नस्ट समीकरण या नस्ट इक्वेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। हिंदी में इसको बोला जाता है नर्नस्ट समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, नर्नस्ट समीकरण को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, नर्नस्ट समीकरण लिखिए, ठीक है। आंसर में आप हेडिंग डालिए नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन या नस्ट इक्वेशन, और डैश करके लिखिए उसमें उत्तर में, नर्नस्ट ने भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं वाले विलयनों युक्त सेलों के विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, नर्नस्ट ने भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं वाले विलयनों युक्त सेलों के विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो नर्नस्ट समीकरण को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नर्नस्ट समीकरण की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखिए, हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रोड विभव को निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला इस प्रकार से था, है ना। अभी ये नोट नहीं करना है आपको, कॉपी में कहाँ से नोट करना है आंसर में मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि नर्नस्ट समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो जहाँ से लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना जो आपको थ्योरी लिखवाई गई है, जो थ्योरी, नर्नस्ट ने भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रता वाले विलयन युक्त सेलों के विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, यहाँ तक लिखे। उसके बाद पहले समझे, उसके बाद में नर्नस्ट समीकरण जब मैं लिखूँ वहाँ से मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला था हमारे पास में, है ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब बच्चों ये बता दूं मैं आपको, ये जो फॉर्मूला था वो किस पे लागू होता था? स्टैंडर्ड कंडीशन पे लागू होता था, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही लागू होता था। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब समझिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो जब टेम्परेचर, जब टी की वैल्यू मतलब टेम्परेचर हो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता और उस विलयन की सांद्रता कितनी हो? 1 मोलर हो, ठीक है। तभी ये जो फॉर्मूला था ये उस पर लागू हो सकता था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि यदि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें और टेम्परेचर को भी चेंज कर दें, है ना, जैसे कि मान लो कंसंट्रेशन किसी सेल में 2 मोलर आ जाए, किसी सेल में 3 मोलर कंसंट्रेशन बनाकर हम उसको बनाना चाहें, ठीक है। या फिर जैसे कि हम मेहमान आ जाते हैं ना, तो सब्जी ज़्यादा या कम बना सकते हैं, उसी प्रकार से हमें ज़्यादा
कम ज़्यादा जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाने का काम पड़ जाए, है ना। तो 1 मोलर सॉल्यूशन की जगह हम 2 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन, या फिर 0.5 मोलर सॉल्यूशन, या फिर 0.001 मोलर सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन अगर बनाकर सेल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो हम क्या करें। तब ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ये जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन पर लागू होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 298 केल्विन हो ना, तो यहाँ पर तापमान भी चेंज हो जाए यदि, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। इस स्थिति का इस जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए जो नस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या थी वो नस्ट इक्वेशन, है ना। अब यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन लिखना है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन N अपॉन कैपिटल F। N स्मॉल है, कैपिटल F है ना, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, log 10 P अपॉन R, इन दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये है हमारी ननस्ट समीकरण, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस ननस्ट समीकरण में जो सिंबल दे रखे हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहां या वेयर, अब बताएंगे हम इस सब सिंबल का मतलब बताएंगे। तो इज इक्वल टू क्या है, EMF ऑफ, ये आपका क्या है, E इज इक्वल टू EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। E का मतलब हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है। या फिर हम ये लिख सकते हैं, या इसको हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, क्लियर, ठीक है। अब E इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है, E नोट है। E नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड EMF, ठीक है। या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। R का मतलब क्या है, तो R क्या है, गैस स्थिरांक है ना, गैस का स्थिरांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैस कांस्टेंट है ना, आप हिंदी में लिख सकते हो गैस स्थिरांक, ठीक है। अब इसकी एक वैल्यू होती है, किसकी, R की एक वैल्यू होती है ना, स्थिरांक की वैल्यू फिक्स होती है। तो वो वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल केल्विन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। चलिए बात करते हैं T की। तो T इज इक्वल टू क्या है, टेम्परेचर है, तापक्रम है ना, यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हो तापक्रम, और तापक्रम काय में लेना है ये भी समझ लीजिए, है ना। तो इन केल्विन में ही आपको लेना है, ठीक है, जो चेंज होता रहेगा। चलिए अब क्या बचा है, आपका F बचा है ना, नीचे F। N इज इक्वल टू क्या है, पहले N को समझ लेते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में लॉस्ट या फिर गेन्ड। ये क्या है, प्राप्त या खोए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, लूज हो गए हैं, ठीक है। ये जब हम इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये लिखिए कि N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इस केमिकल रिएक्शन में खो गए हैं, ठीक है। अभी हम सबका मतलब समझेंगे, लॉस्ट या गेन, है ना, या तो वो प्राप्त करेगा या फिर खो देगा, ठीक है। F बराबर होता है फेराडे स्थिरांक, है ना, फराडे कांस्टेंट, है ना, हिंदी में लिख सकते हो आप इसको
फेराडे स्थिरांक, फेराडे फ पे डबल आई की मात्रा, फेराडे स्थिरांक, इसकी भी एक वैल्यू होती है 96500 कूलाम। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब क्या बचा है आपका, P बचा है ना। तो P इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। हिंदी में आप लिख सकते हो उत्पादक की सांद्रता, उत्पादक की सांद्रता। चलिए P के नीचे एक R दे रखा है ना। तो R इज इक्वल टू क्या है, R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं क्रिया कारक की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो ये है बेटा हमारी नर्नस्ट इक्वेशन, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे अभी। ठीक है, तो ये समीकरण किसी भी टेम्परेचर पर या किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी तापमान पर या किसी भी सांद्रता पर हम किसी भी सेल पर और किसी भी इलेक्ट्रोड पर लागू कर सकते हैं और उस सेल का जो ईएमएफ है ना, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सभी के मीन्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंपल बना लेते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली बहुत सारे स्थिरांक हैं। ठीक है, देखिए सभी स्थिरांक जो वैल्यू दे रखी है, सभी स्थिरांकों की उनके मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिरांकों के मान, आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, दैट्स क्लियर। चलिए वापिस हम समीकरण 1 देखते हैं। देखिए समीकरण 1 लिखते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT, सॉरी R की वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई R की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है 8.314 इनटू, अब बेटा जो टेम्परेचर होता है, जो T की वैल्यू है यहाँ पर, T की वैल्यू, तो T की वैल्यू मोस्टली, क्योंकि हम हर प्रैक्टिकल जो होते हैं लैब में करते हैं मोस्टली, और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो रूम जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रूम टेम्परेचर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रूम टेम्परेचर रख देंगे 298 केल्विन। ठीक है, अपॉन में क्या है, n है ना। तो n अभी नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, तो n हम नहीं रखेंगे। f की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 96,500 कूलाम। ठीक है ना, 96,500 कूलाम। चलिए उसके बाद में आपका log 10, फिर आपका P अपॉन R है, P अपॉन R है, इनको हम ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो जब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं, है ना, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती हैं वो ये हैं, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log 10 P अपॉन R। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, समीकरण नंबर 2, और 99% हम इसी का ही यूज़ करेंगे, केवल 1% इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों इसका यूज़ 1% कब करेंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा। और मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम जितने भी प्रैक्टिकल करते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही करते हैं। ठीक है, तो हमने यदि अगर रूम टेम्परेचर अगर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी नर्नस्ट समीकरण। एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, है ना, यहाँ पर नीचे आप नोट करके लिखिए, इसे हम इलेक्ट्रोड
और सेल दोनों पर लागू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। पहला क्वेश्चन था हमारा नर्नस्ट समीकरण, और नर्नस्ट समीकरण क्यों यूज की जाती हैं वो समझ लीजिए आप एक बार और, है ना। नर्नस्ट समीकरण का यूज हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड या सेल का निकालना है, लेकिन वहां पर कंसंट्रेशन चेंज है ना, कंसंट्रेशन चेंज है और टेम्परेचर भी चेंज हो, तब हम नर्नस्ट समीकरण का यूज करते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। क्लियर? ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, है ना। हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिंक और कॉपर जो हमारा डेनियल सेल है उसके लिए एक नर्नस्ट समीकरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। व्युत्पत्ति कीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन लिखिए, इसके अथवा में एक क्वेश्चन लिखिए। डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है किसका, डेनियल सेल का, या किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक समीकरण बनानी है। ठीक है, क्लियर? चलिए उत्तर में लिखिए आप, थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखनी पड़ेगी। उत्तर में लिखिए, हम जानते हैं कि किसी भी सांद्रता व तापक्रम पर, किसी भी सांद्रता व तापक्रम पर किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात, ईएमएफ नर्नस्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नर्नस्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः हम यहाँ डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण को उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलिए अब यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए। चलिए देखिए, डेनियल सेल का जो सेल होता है वो इस प्रकार से बना होता है, Zn सॉलिड, है ना, प्लस Cu2+, ये इसकी समीकरण है ना, सेल की समीकरण। Aq मतलब एक्वस है, एरो, फिर Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये हमारे क्या हैं, सेल रिएक्शन है। यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, सेल रिएक्शन फॉर डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल के लिए रासायनिक समीकरण, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और फिर ये समीकरण लिख लीजिए, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, एरो, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। देखिए यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है कि जो Zn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, ये मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है ये बताइए बच्चों, एनोड पर होता है। क्लियर? ठीक है, Cu2+ जो है उसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर है, कैथोड पर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, हमेशा एनोड पर होता है और एक कैथोड पे होता है। देखिए डेनियल सेल हमने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, हम यहाँ पर Zn रखते हैं और इधर क्या रखते हैं, Cu रखते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं एक मीटर की सहायता से, और ये वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, एनोड हाफ सेल, और ये जो वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये हमें नोट नहीं करना है, इधर पे ध्यान दीजिए, केवल आपको रिएक्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए दिया।
चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं Zn इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Zn इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। Zn इलेक्ट्रोड के लिए देखिए ऑक्सीडेशन, अगर Zn का ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन के लिए सेल प्रेजेंटेशन लिखेंगे Zn सॉलिड काय में कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस में एक्वस में, ठीक है। Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस एक्वस में, ठीक है। इसी सेल पे यदि रिडक्शन होता है तो Zn पर यदि रिडक्शन होता है तो कैसा होगा, Zn2 प्लस एक्वस कन्वर्ट होगा Zn सॉलिड में, ठीक है। साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। मैंने लिखा है Zn सॉलिड स्लैश Zn2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस स्लैश Zn सॉलिड, ठीक है। चलिए तो अब इसके लिए ननस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी वो लिखते हैं। इसके लिए ननस्ट इक्वेशन हो जाएगी E Zn2 प्लस Zn, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं रिडक्शन, आपको बता रखा है क्योंकि IUPAC ने बोल रखा है कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो आपको हमेशा रिडक्शन ही लेना है, तो हम यहाँ पर Zn का रिडक्शन लेते हैं। E क्या है आपका, EMF ऑफ सेल है, ठीक है। Zn2 प्लस स्लैश जिंक इज इक्वल टू, है ना। अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ननस्ट इक्वेशन लिखी है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E नोट, है ना, ये E नोट है। E नोट क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस स्लैश Zn प्लस 2.303 RT अपॉन 2F। 2F क्यों लिखा है, देखिए 2F लिखा क्यों है वो समझ लेते हैं, 2 मिनट। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, N की जगह 2 क्यों लिखा है, देखिए ये अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यदि कॉपर का, है ना, क्योंकि डेनियल सेल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का, है ना, तो यदि कॉपर का रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं ये भी हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको जब ननस्ट इक्वेशन लिखवाई अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन खोए हैं। यहाँ पर इसने खोए हैं इलेक्ट्रॉन, इसने गेन करे, ठीक है। तो वो 2 यहाँ पर इसलिए लिखा गया है F, और ये T है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, log 10, है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल Zn की बात कर रहे हैं, तो हम केवल Zn को लिखेंगे, जो P/R है उसको नहीं लिखेंगे। तो अभी हमारे पास Zn है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। अब क्योंकि हाफ सेल होते हैं दोनों जिंक और कॉपर, तो दोनों की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं Cu मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। चलिए कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए फिर यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे। यदि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो Cu सॉलिड स्लैश Cu2 प्लस एक्वस, या अगर रिडक्शन हुआ तो, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे Cu2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है। फिर इसके लिए नॉनस्ट इक्वेशन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं E, यहाँ पर भी हम रिडक्शन लेंगे Cu2 प्लस से Cu सॉलिड इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस और Cu, ठीक है, प्लस 2.303 RT अपॉन 2F log 10
और यहाँ पर क्या लिखेंगे Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन हो चुकी हैं। यहाँ पर हम इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर लिखिए आप, दी गई अभिक्रिया के अनुसार, है ना, जो अभिक्रिया हमें दे रखी है ना, किसकी, डेनियल सेल की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बोल भी रहा हूँ मैं, दी गई अभिक्रिया के अनुसार Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन तथा Cu इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। देखिए, जो हमने अभी अभिक्रिया लिखी है फर्स्ट में, सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, उसमें देखिए आपको साफ तौर से दिख रहा है कि जो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब हमारा जो कैथोड कौन सा है, कैथोड कौन सा होता है जिस पर रिडक्शन होता है, और एनोड कौन सा होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हम ई सेल इज इक्वल टू, हमारी जो रिएक्शन है सेल रिएक्शन, उसको लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू कितना, क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, है ना। हम स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकाल रहे हैं इसलिए मैंने नोट नहीं लगाया यहाँ पर। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते तो हम यहाँ पर नोट लगाते, क्योंकि हम नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से निकालते हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक है, चलिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऊपर कर दे, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई जेड सॉरी Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn, है ना। ई कैथोड पर क्या हो रहा है, जिंक का कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हम लिखेंगे क्या, रिडक्शन लिखेंगे, क्योंकि IUPAC ने ऐसा बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ई Zn/Zn2 प्लस, है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, रिडक्शन ही लिखेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ये नहीं नोट करना है आपको, यहाँ तक नोट करना है, समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब देखिए, ECU2 प्लस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, ECU2 प्लस स्लेश इज इक्वल टू, ये वैल्यू Cu2 प्लस की दे रखी है, और Zn2 प्लस स्लेश Zn की वैल्यू ये दे रखी है ना। तो इन दोनों वैल्यू को, इस और इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए, समीकरण नंबर 3 क्या है हमारी, फिर एक बार लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस स्लेश Cu माइनस ई Zn2 प्लस स्लेश Zn। चलिए, Cu प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पर दे रखी है, तो इजिकल टू करके हम लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इस बराबर को थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी बनने वाली है ना। आप यहाँ पर इक्वल के नीचे ही इक्वल चलाएं। ठीक है, लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu प्लस 2.303 RT 2F log 10 Cu
2 प्लस एक्वस क्लॉज। यहाँ पर बीच में क्या है, ये जो वैल्यू रखी है अभी किसकी है, किसकी वैल्यू है, Cu2 प्लस स्लैश Cu की। अब माइनस लगेगा बीच में और दूसरी वैल्यू रखी जाएगी इसकी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, E0 Zn 2 प्लस स्लैश Zn प्लस, नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2.303 2f log 10 ब्रैकेट में Zn 2 प्लस एक्वस, है ना, एक्वस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख दी है। अब देखिए हमें यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है उसको आगे ले लेते हैं, है ना। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2.303 RT 2f कॉमन है, ठीक है, log 10 कॉमन है, तो जो हमारा जो कॉमन वैल्यू है उसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट वाली E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu प्लस, सॉरी इसको हम आगे ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, है ना। यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, Cu2 प्लस स्लैश माइनस E0 Zn 2 प्लस और Zn, यहाँ तक नोट कर लिया, प्लस इस कॉमन वैल्यू को ले लेंगे 2.303 RT अपॉन 2f, ठीक है, और log 10, ठीक है। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसमें जिंक प्रोडक्ट है, ठीक है, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस क्या है, रिएक्टेंट है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ये जो कैथोड एनोड दे रखा है, ये कैथोड इधर आ रहा है और एनोड उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, जो कैथोड पर रखा जाए वो हमारा प्रोडक्ट है। कैथोड पर अभी कौन है, Cu2 प्लस है, एनोड पर कौन है, Zn है, तो Zn क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, दोनों को एक साथ में, है ना, या फिर दोनों को अलग अलग कर लीजिए। Zn2 प्लस एक्वस ब्रैकेट क्लोज अपॉन में Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए नाम, समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं, है ना, इनोड सेल क्या होता है ना, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, समझिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, E0 सेल इज इक्वल टू, E0 से इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अभी हमारा कैथोड क्या है ना, Cu, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं पूरा, है ना, ये इक्वेशन बन रही है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu2 प्लस Cu माइनस E0 Zn2 प्लस Zn। देखिए एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, ऐसा होता है, हम इनोड सेल इसी प्रकार से निकालते हैं, है ना, या तो कैथोड या एनोड। अभी कैथोड Cu है और एनोड क्या है, Zn है। तो हम इनकी जगह, ये जो इक्वेशन में दे रखा है इसकी जगह ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो हमारी समीकरण नंबर 4, फिर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से वापिस इसकी वैल्यू की जगह हम ये लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ना, सबसे आगे क्या चल रहा था, है ना, जिसको हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये लिख देते हैं ई सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, E0 सेल लिखेंगे, है ना, E0 सेल प्लस, है ना, इसके बाद में क्या है, प्लस
2.303 RT अपॉन 2F और log 10, ठीक है। उसके बाद में Zn 2 प्लस एक्वस ब्रैकेट क्लोज Cu 2 प्लस एक्वस और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो समीकरण 5 है ना, यही हमारे डेनियल सेल का ईएमएफ ज्ञात करने की समीकरण है, ठीक है। क्लियर, समीकरण 5 से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, हम जो स्थिरांक हैं उनके भी मान हम रख सकते हैं, स्थिरांकों के मान रखने पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक तो आपकी समीकरण हो चुकी है, लेकिन हम इसको इजी और बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि R इजिकल टू, R की वैल्यू क्या होती है 8.314 है ना, 5 जूल मोल केल्विन, ठीक है। T इजिकल टू 298 केल्विन और F इजिकल टू क्या होता है 96,500 है ना, 96500 कूलाम। तो इन सभी की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रख दें, ठीक है। समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। तो समीकरण 5 क्या हो जाएगी, फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 में सभी, या ऐसा लिख लीजिए, समीकरण 5 में R T F के मान रखने पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और रखने पर अन्य सेलों के लिए मान रखने पर, है ना, ये जो हम समीकरण बनाने वाले सभी सेलों पर लागू होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करके एक बात लिख देंगे, नोट करके लिखेंगे अन्य सेलों के लिए समीकरण 5 में 2 के स्थान पर ये जो 2 है लिख रखा है, 2 लिख रखा है, इसके स्थान पर n रखेंगे, स्थान पर n रखने पर, क्योंकि हम सभी सेलों के लिए निकाल रहे हैं, ये तो हमारी जो डेनियल सेल है उसके लिए समीकरण निकल गई है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे और ये सोल्व कर देंगे, लेकिन अन्य सेल के लिए भी हमें निकालनी होगी। तो अन्य सेल के लिए एक फाइनल इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं ताकि हम सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएँ। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.3145 इंटू टी की वैल्यू 298 अपॉन, है ना, 2 की जगह क्या रख देंगे, n रख देंगे, और क्या आ जाएगा 96,500 कूलाम log 10, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट अपॉन r लिख देंगे, है ना, प्रोडक्ट जो भी रहेगा r, यहाँ पर आप Zn2 प्लस भी लिख सकते हैं, है ना, और Cu2 प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये सभी सेलों के लिए बने, क्योंकि सेल चेंज होते रहेंगे। कई बार हम कॉपर की जगह हम दूसरे सिल्वर का सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चेंज होगी, तो वो किस प्रकार से यूज़ होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस, है ना, क्या वैल्यू आएगी 0.059, है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में n और log 10 और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 6 है, ठीक है। और यही हमारी फाइनल समीकरण है किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट वो होगा, है ना, प्रोडक्ट वो होगा जो कैथोड के स्थान पे रहेगा, वो प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। और एनोड अभी जो आर में किसका कंसंट्रेशन लिखना है, वो जो एनोड के स्थान पे रहेगा। अभी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इस समीकरण को कैसे यूज करना है ना। नीचे यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और लिखनी है, समीकरण 6 की सहायता
6 की सहायता से किसी सेल का EMF ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके भी देख लीजिए वीडियो। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें इस समीकरण का यूज करना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए बेटा, अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक डेनियल सेल का, है ना, का लिख रखा है ऊपर, एक डेनियल सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर EMF ज्ञात कीजिए जिसमें ZnSO4 जिंक सल्फेट तथा CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयनों की सांद्रता क्रमशः का मतलब जो लाइन से दे रखा उसी पर क्रमशः 0.001 मोलर तथा 0.1 मोलर हो, कोमा उस सेल का मानक विभव बराबर नहीं भी लगाओ चलेगा, मानक विभव 1.1 वोल्ट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, देखिए ननस समीकरण को इसीलिए बनाया गया था कि कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन कंसंट्रेशन देखिए, यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता तो 1 मोलर होता और ये भी 1 मोलर होता, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ZnSO4 का क्या है 0.001 मोलर और CuSO4 का क्या है 0.1 मोलर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ननस्ट इक्वेशन को बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे हम सेल का प्रेजेंटेशन लिख देते हैं, है ना। सेल को हम किस प्रकार से प्रेजेंटेट करेंगे तो सोल्व करके लिखते हैं। हम डेनियल सेल को यहाँ पर हम लिखेंगे, हम, है ना, डेनियल सेल है ये बता रखा ऊपर। हम डेनियल सेल को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, माइनस Zn2 प्लस, है ना, Zn2 प्लस मतलब CuSO4 की सांद्रता दे रखी है, मतलब Zn2 प्लस की दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.001, ठीक है, मोलर। फिर क्लोज, फिर बीच में क्या लगाते हैं हम, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो ये डबल जो लाइन है वो सोल्ट ब्रिज की है। फिर कैथोड पर होने वाली रिएक्शन Cu2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारी थी सेल की रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन रिएक्शन लिखने पर हमें ये पता चल जाता है कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्या है, एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड वाला भाग है। ठीक है, अब हम सेल की रिएक्शन लिख देते हैं। जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उसी प्रकार से हम करेंगे इसको, सेल का रिएक्शन। ठीक है, सेल की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखिए दिख रहा है यहाँ पर Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, और 2 प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ये लूज करेगा। फिर इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बन जाएगा Cu सॉलिड में, है ना। टोटल रिएक्शन अगर इस सेल की लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैंसिल हो जाएंगे। टोटल फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, Zn प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, उसके बाद में Zn2 प्लस प्लस में Cu। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए 2 वैल्यू हमें दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखा है ई नोट ऑफ सेल दे रखा है। ई नोट ऑफ सेल कहाँ दे रखा है, मानक विभव ने, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल उन्होंने दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.1 वोल्ट है। क्लियर है, ठीक है। दूसरा हमें क्या है, एन की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में, तो एन की वैल्यू हमें कितनी है, 2 है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए अभी हमने फॉर्मूला बनाया है ई।
आप सेल नहीं भी लिखो तो चलेगा, ई भी लिख सकते हो सीधे, ई इज इक्वल टू ई नॉट, है ना, ई सेल भी लिख सकते हो, ई नॉट सेल भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ई ही यूज़ करेंगे। प्लस में 0.059 अपॉन क्या है हमारा एन है और log 10 है और p अपॉन आर है ना, p अपॉन आर है। तो p किसको लिखा जाता है, p में किसकी वैल्यू लिखी जाती है ना, ये वाली वैल्यू p में लिखी जाती है, क्योंकि ये आपके कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये p अपॉन आर, क्लियर। तो अभी p हमारे पास क्या है, ये है, और r हमारे पास ये है, ठीक है। अब समीकरण में मान रखेंगे, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। e इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.1 प्लस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 है log 10, उसके बाद में p की वैल्यू दे रखी है 0.1 मोलर और r की वैल्यू दे रखी है 0, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये बन जाएगा 100 और ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। लिखते हैं आगे, e इज इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है नीचे, चलिए अब देखिए, e इज इक्वल टू 1.1 थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, प्लस 0.059 अपॉन 2 log 10 इसके चरणों में, 10 इसके चरणों में लिखना है। ये इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी वो समझिए, है ना। ये अभी हो जाएगी 0.1 से 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा और ये एक जो बचेगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 100, ठीक है, ये इसके शिखर पे और इसके चरणों में, क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, है ना, 10 की पावर 2। चलिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, e इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.059 अपॉन 2, ठीक है, 2। तो इस log 10 100 को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ log 10 की पावर 2, है ना, 10 की पावर 2 मतलब वही 100, ठीक है। अब यहाँ पर log 10 की पावर 2 इज इक्वल टू होता है 2 log 10, ठीक है, और 2 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में छोटी सी जगह में। चलिए जो log 10 है बच्चों उसकी वैल्यू होती है 1, है ना, log 10 की वैल्यू होती है 1। देखिए मैंने क्या किया, log 10 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 log 10, है ना, 2 log 10 लिखा है और 2 यहाँ पर लिख दिया है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये कितनी होगी वैल्यू, है ना, log 10 की पावर 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं e इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है, e इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.059 अपॉन 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, है ना, 2 से 2 मर जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो e की वैल्यू हो जाएगी 1.159 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया EMF ऑफ सेल, किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, है ना, इस कंसंट्रेशन पर। तो जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू किसकी, डेनियल सेल की जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल कितनी होती है 1.1 होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना, जब मोलरता क्या हो 1 हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो अभी हमारे पास में जो वैल्यू है E इज इक्वल टू 1.159 वोल्ट, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर।